नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव का उत्सर्जन तंत्र। हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि किस तरह से मूत्र में पुनरावशोषण होता है ना। जो मूत्र के साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, उनका वापस अवशोषण जो है वो दूरस्थ नलिका में, समीपस्थ नलिका में, आरोही अवरोही नलिका में किया जाता है। और साथ ही हमने बात की थी आपके 2 असाइनमेंट के प्रश्नों की। तो चलिए पहले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। मनुष्य में केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर दाब को क्या कहते हैं? तो GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। आशा है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। और आज हम बात करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र के अलावा, जो उत्सर्जन तंत्र में जो अंग आते हैं उनके अलावा भी जो कुछ ऐसे अंग हैं हमारे शरीर के जो उत्सर्जन में कार्य किए जिनका उत्सर्जन में अपना योगदान है ना। कुछ ऐसे तंत्र और भी हैं जिनका उत्सर्जन के अंदर अपना योगदान है। तो चलिए उन अंगों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। त्वचा, फेफड़े और यकृत। त्वचा जो है ये भी एक उत्सर्जी अंग है, फेफड़े और साथ में यकृत। ये 3 जो हैं ये हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है पूरा, यानी वृक्क और मूत्राशय, मूत्रनलिका, इनके अलावा ये भी क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। किस तरह से करते हैं, आइए इस पे नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं हम त्वचा की। तो आप जानते हैं कि त्वचा जो है उसके अंदर, त्वचा के अंदर की ओर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। जो क्या करती हैं, वो श्वेत ग्रंथियाँ क्या करती हैं, वो श्वेत ग्रंथियाँ पसीने के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, उनका उत्सर्जन किसके द्वारा करती है? त्वचा के द्वारा, है ना। पसीने के रूप में बाहर निकाल देती हैं। ये आप देखो, ये एक आपकी त्वचा का काट दिखाई हुई है इसमें, और इसमें आपने देखा कि ये जो है ये आपकी स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये स्वेट पोज है। आप स्वयं अनुभव करते हैं इस बात का, है ना, कि त्वचा द्वारा भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। फिर बात करते हैं हम फेफड़े की। तो आपने फेफड़ों के बारे में जानकारी आपको हमने दी थी जब हमने श्वसन का पढ़ा था। तब हमने बात की थी कि हम ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उस कंडीशन में जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, कोशिकीय श्वसन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यानी श्वसन क्रिया के द्वारा क्या, CO2 का उत्सर्जन जो है वो होता है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद तीसरा आपका जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है यकृत। तो आपको पता है कि कोशिकाएं जो हैं वो शरीर में अधिक अमीनो अम्ल जब हो जाता है उसको नाइट्रोजनी भाग जो है उसको किस में बदल देती है, अमोनिया में, और अमोनिया से कम हानिकारक जो होता है यूरिया, उसके अंदर परिवर्तित कर देती हैं, है ना। और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर जो है इसका त्याग करने में मदद करती हैं। साथ ही आपने देखा इसमें एक और ग्रंथि होती है जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो पित्त रस के रूप में भी स्त्रवण होता है। तो यकृत भी इस तरह से क्या करता है, एक उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो अभी आपने देखा कि हमने त्वचा के बाद हमने क्या देखा कि फेफड़े, और फेफड़े के बाद यकृत, यानी ये 3 और ऐसे अंग हैं जो कि क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा, घरों में कहा जाता है कि किसी भी जने की भी जैसे तबीयत ख़राब हो गई है और उसके क्या हो रहा है, मूत्र जो है बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है, तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत है। तो ये डायलिसिस क्या होता है, तो आइए इसके बारे में अब हम जानकारी करते हैं। डायलिसिस को हिंदी में बोला जाता है रुधिर अपोहन, है ना। जब वृक्क काम करना बंद कर देता है और रक्त में से यूरिया अलग नहीं हो पाता, उस कंडीशन में को कहते हैं यूरेमिया, है ना। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, यूरेमिया कहा जाता है। और इस कंडीशन में जो यूरिया है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ वो शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क का जो है उपयोग किया जाता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को रक्त अपोहन कहा जाता है ना, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। कुछ इस तरह की ये प्रक्रिया होती है। मरीज़
के जो है रक्त जो है वो निकाल करके डायलाइज़र पर डाल करके डायलाइसिस दे करके और फिर वापस उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं कि रोगी को शरीर से जो रक्त निकाला है ना, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिपेरिन जो है प्रतिस्कंदक के साथ मिला लिया जाता है और उसके बाद इसको सेलोफोन झिल्ली द्वारा, है ना, एक सेलोफिन झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, बहुत सी नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम वृक्क में डाल दिया जाता है। जो कृत्रिम वृक्क है वो उसको साफ करता है और ये झिल्ली जो है प्रोटीन के बड़े बड़े अणुओं के लिए, क्या जो हमने जिस झिल्ली में डाला ना इसको, है ना, ये बड़े बड़े जो प्रोटीन के अणु होती है उनके लिए अपारगम्य होती है। जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, खनिज आयन है, इन सब के लिए पारगम्य होती है। प्रोटीन के जो आयन होती है उनके लिए अपारगम्य होती है और बाकी यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और खनिज आयनों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इन झिल्लियों के बीच, अब यहाँ पर आप चित्र के रूप में इसको देख रहे हैं कि इन झिल्लियों के बीच एक क्या होता है, द्रव भरा रहता है। ठीक है, और जिसे क्या बोलते हैं, अपोहनी द्रव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपोहनी द्रव। और झिल्लियों द्वारा अब क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, रुधिर से निकाल करके और इस अपोहनी द्रव में डाल दिया जाता है। इस पे क्या होता है, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के अणुओं का ह्रास नहीं होता। अब वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ विसरित होकर के उपकरण के अपोहनी द्रव में आ जाते हैं और फिर क्या होता है, रुधिर उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। वो सारे पदार्थ किस में आ जाते हैं, वो जिस झिल्ली वाली हमने उसमें रखा था इसको, है ना, झिल्लियों युक्त, ये ना झिल्लियों द्वारा नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, है ना, रुधिर से निकाल करके जब अपोहनी द्रव में डाला तो उस कंडीशन में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ विसरित होकर के उसके अंदर मिल जाते हैं। तो अब जो बचा हुआ रक्त है वो कैसा होता है, वो शुद्ध रक्त होता है। और ये पूरी की पूरी जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के बाद अब कृत्रिम वृक्क से क्या करेंगे, रुधिर जो है उसको निकाल करके और हल्का गर्म कर, हल्का गर्म कितना, शरीर के तापमान जितना, है ना, मरीज के जितने शरीर का तापमान है उतना करके, और फिर एंटी हिपेरिन, हमने हिपेरिन मिलाया था ना, अब एंटी हिपेरिन मिला करके रोगी के शरीर में वापस उसका प्रवेश करा दिया जाता है। रुधिर अपोहन द्वारा यूरेमिया रोग जो होता है उससे ग्रसित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये ऐसा है कि समय समय पर डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस एक बार करा लिया तो जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा या रोगी जो है वो ठीक हो जाएगा। डायलिसिस जो है समय समय पर, क्योंकि समय समय पर जा कर के और यूरिया और रक्त को अलग करवाना पड़ता है ना। इसके बाद बात आती है आपके वृक्क प्रत्यारोपण की। आपने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ना। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये कब होता है, जब दोनों वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। सामान्यतः मनुष्य एक वृक्क द्वारा भी जीवित रह करके अपनी सामान्य जीवन शैली व्यतीत कर सकता है, लेकिन यदि दोनों वृक्क खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी वृक्क जो है उसका प्रत्यारोपण करना पड़ता है। और किडनी ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट कोई आपका जो परिवार का ही सदस्य हो, है ना, जिससे रक्त के टिश्यू भी मिले और रक्त भी जो है उसका मैच हो जाए, वो जो है किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। वैसे अगर ऐसा घर में परिवार में कोई नहीं दे पाता है तो बाहर से भी की जाती है, परंतु अगर व्यक्ति जो है अपने घर वालों से ही किडनी जो है लेगे, यानी डोनर जो हो वो घर वाला ही कोई हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, जैसे डोनर है उसकी फंक्शनल ये किडनी है और ये रेसिपिएंट है, यानी उसकी ये वाली किडनी जो है काम नहीं कर रही तो इसकी जगह इसको ये किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। वृक्क देने वाले को किडनी डोनर कहते हैं, ठीक है। और वृक्क दाता जो है वो निकटतम संबंधी होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि घर परिवार का ही कोई हो तो ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि रक्त तथा उत्तकीय संरचना जो है उसकी लगभग समान होगी। और अनजान व्यक्ति का लगा दिया जाए तो हो सकता है कि जो हमारा प्रतिरोधक जो तंत्र है ना, वो नए वृक्क को अस्वीकार कर दे, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए आपने दिखाया हुआ है कि किस तरह से ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये डोनर की किडनी है ना, ये डोनर किडनी है और इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है। ये रेसिपिएंट है ना, ये डिजीज किडनी है, ठीक है। इसको हटा करके और डोनर की किडनी जो है वो लगाई जाती है।
अब ऐसी स्थिति में नया वृक अपना कार्य नहीं कर पाता और रोगी की मृत्यु हो सकती है, अगर किसी अनजान का लगाते हैं तो, है ना, ये बात हो रही थी हमारी। अब इससे बचने के लिए विशेष औषधियों के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय बना दिया जाता है। ठीक है, अगर हमारे घर परिवार से अगर किडनी नहीं प्राप्त हो पा रही है और कोई अनजान व्यक्ति से यदि किडनी लेनी है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, विशेष औषधियों के माध्यम से प्रतिरक्षा तंत्र को क्या किया जाता है, निष्क्रिय बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, रोगी व्यक्ति के शरीर द्वारा प्रत्यारोपित वृक को स्वीकार किए जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपने सिस्टम देखा कि किस तरह से जो है हमें कुछ अन्य जो है अंग हमारे उत्सर्जित अंग की तरह कार्य करते हैं, किस तरह से रुधिर का अपोहन यानी डायलिसिस किया जाता है, हेमोडायलिसिस किया जाता है, और साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो बेनिफिशियल हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यकृत में आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है जो रुधिर के साथ वृकों में आता है। ठीक है, वृक मूत्र का निर्माण करते हैं जिसमें यूरिया जो है वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मूत्र में 95% जल होता है और शेष मात्रा जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अकार्बनिक लवण, है ना, हिप्पैरिक अम्ल और अमोनिया आदि की होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अब ये देखिए, ये वाला प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है ना, कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र जो है हल्का सा अम्लीय होता है, यानी उसकी पीएच 6 होती है, लगभग 6 होती है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल जो है इसका प्रभाव मूत्र की क्या पड़ता है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मूत्र की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मूत्रक प्रभाव, है ना, डायूरेटिक प्रभाव पदार्थ बोलते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 2 डायूरेटिक पदार्थों के नाम लिखिए, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कॉफ़ी एंड चाय। वृकों को परासरण नियमनकारी अंग भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जिनमें से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम एक बार पूरे के पूरे हमारा जो चैप्टर है उस पर नज़र डाल लेते हैं। स्मरणीय बिंदु हैं हमारे। तो प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अतः कोशिकाएं जो हैं इनको क्या करती हैं, लगातार हमारे शरीर से बाहर विसर्जित करती रहती हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन श्वसन क्रिया के अंतर्गत गैसीय विनिमय द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये प्रश्न आ सकता है आपका, तो उस कंडीशन में आप ये आंसर देंगे। शरीर के वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो आपको बताया गया था कि अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, जो कि होते हैं रैप्टाइल्स हैं, सांप है, छिपकली वगैरह है, पक्षी हैं, है ना। यूरियोटैलिक होते हैं स्तनधारी जैसे हैं, मनुष्य है, खरगोश है। अमेनोटैलिक होते हैं जो आपके अमीबा है ना, युगलीना है, पैरामीशियम है। ठीक है, मानव के वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से होता है, भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ये मेटानेफ्रिक जो है प्रकार के होते हैं, और आपको पता है ये भीतरी जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये कॉर्टेक्स पार्ट कहलाता है, ये मेडुला पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, ये जो संरचना है ये नाभि कहलाती है, हाइलम कहलाती है। ठीक है, और मूत्राशय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मूत्राशय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य पेराटोनियम पाया जाता है, सिरोसा स्तर, मध्य अरेखित पेशीय स्तर, और आंतरिक जो है वो श्लेष्मा स्तर होता है। ठीक है, जो स्मूथ होता है काफ़ी। फिर वृक्क जो है 2 भागों में विभक्त रहता है, ये आपको बताया है मैंने। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन जो होती है वो 6 पार्ट में विभक्त होती है। मैलपीगी जो मैलपीगी काय है जो पूरा ही है। ठीक है, फिर ये इसकी ग्रीवा है, ये क्या हो गई इसकी, ये ग्रीवा हो गई। फिर ये समीपस्थ कुंडली हो गई, है ना। उसके बाद ये आपका हेनले का रूप है, ये यू जो यू आकार का है ये क्या है, हेनले पाश या हेनले लूप कहलाता है। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गई, और ये संग्रह नलिका हो गई।
मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में होती है, परानिस्पंदन, वर्णात्मक पूर्णावशोषण और स्रावण। और वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। और यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए जो कृत्रिम वृक्कीय युक्ति है उसको क्या बोलते हैं? रुधिर अपोहन युक्ति है ना, या हीमोडायलिसिस कहते हैं इसको। और जब रोगग्रस्त मनुष्य में वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, उसका उपचार संभव नहीं होता, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है पूरा किया, और अगले वीडियो में हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।